स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर। इसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी वर्ड से अगर ट्रेडिशनली देखें तो हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं कि ये यूज़ करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को और एंजाइम्स को और टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट यूजफुल टू ह्यूमंस। और ऐसा लगता है कि ये इंक्लूड करता होगा सारी प्रोसेसेस, जैसे कि माइक्रोमीडिएटिक प्रोसेसेस भी, जैसे कि कर्ड का बनना या फिर ब्रेड का बनना या फिर वाइन का बनना। तो ये जो डेफिनेशन है, दिस इज़ अ ट्रेडिशनल डेफिनेशन जो कि बायोटेक्नोलॉजी वर्ड को हमें पढ़ते हैं, हम समझते हैं तो हमें ये समझ आता है कि बायोलॉजी में जब टेक्नोलॉजी लगाते हैं और फिर जब ह्यूमन के लिए यूज़फुल प्रोडक्ट बनते हैं तो उसे हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। बट अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड में बात करें तो हम बायोटेक्नोलॉजी जो वर्ड है इसको हम बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड वे में यूज़ करते हैं, विच इंक्लूड द प्रोसेस विच इंक्लूड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसमें हम इंक्लूड करते हैं उन प्रोसेसेस को जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इंक्लूड है टू अचीव प्रोडक्ट ऑन द लार्ज स्केल। यहाँ पे दो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में। पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड होगा? ये आल्सो इंक्लूड करेगा IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि प्रोजेक्ट जो भी है टेस्ट ट्यूब बेबी वाला। इसके अलावा ये सिंथेसाइजिंग जीन और यूजिंग इट डेवलप DNA वैक्सीन, और इसके अलावा हम एक डिफेक्टिव जीन को करेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। अगर टॉपिक पर चल के देखें तो बायोटेक्नोलॉजी की जो डेफिनेशन लिखी है वो लिखी है इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे EFB जो है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये अपनी डेफिनेशन में दोनों ट्रेडिशनल और मॉडर्न, इन दोनों डेफिनेशंस को इंक्लूड करती है। लेकिन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में दो प्रोसेस मेनली आती हैं, जेनेटिक प्रोसेस इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। यहाँ पे हमें क्लोनिंग का वर्ड समझना होगा। क्लोनिंग का मतलब होता है मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ DNA यूजिंग होस्ट DNA पॉलीमर्स, यानी कि होस्ट DNA पॉलीमर को यूज़ करके हम बहुत सारी जब कॉपी बनाते हैं किसी भी DNA की, उसे क्लोनिंग बोलते हैं। अब हम चैप्टर की अगर एकदम स्टार्टिंग में जाएं तो हमें यहाँ पे दो साइंटिस्ट देखने को मिलते हैं, एक हर्बर्ट बोयर और एक यहाँ पे कोहेन। तो हर्बर्ट बोयर जो है, इन्होंने स्टडी करी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की ई कोलाई पे, और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसको हम काट सकते हैं। DNA स्टैंड जो है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो DNA को स्टैंड को कट कर सकता है एक पार्टिकुलर फैशन में, और वहाँ पे स्टिकी एंड्स को लेफ्ट कर सकता है। और लिंकिंग जो है वो डन करी गई बाद में एंजाइम्स DNA लाइगेज को लेके, जो कि कट एंड को ज्वाइन कर सकता था। इसके अलावा एक साइंटिस्ट है कोहेन, इन्होंने स्टडी करी सर्कुलर DNA जिसे प्लाज्मिड बोलते हैं, जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं और ये रेप्लिकेट करते हैं इंडिपेंडेंटली। तो जो आपके कोहेन हैं, ये इनका जो इन्होंने एक मेथड डेवलप कर दिया जो कि रिमूव कर सकता था और रीइंसर्ट कर सकता था प्लाज्मिड को किसी भी सेल में। तो जब दोनों प्रोसेस को कंबाइन किया गया कोहेन और बोयर की, तो 1972 में पहला रिकॉम्बिनेंट DNA जो कि सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का था, और पहला जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म विच इज़ ई कोलाई वो बना। और दिस इज़ द ब्रेक थ्रू व्हेन बायोटेक्नोलॉजी का बेसिस फाउंड हुआ। तो हम देखते हैं कि पहला रिकॉम्बिनेंट DNA 1972 में कोहेन और बोयर ने किया। यहाँ पे इन्होंने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिया जो कि लिंक कर दिया इन्होंने प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफी, इसके प्लाज्मिड में किया, तो रिकॉम्बिनेंट DNA इसका बना। लेकिन वो जो रिकॉम्बिनेंट DNA बना उसको इन्होंने डाल ई कोलाई में दिया, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ई कोलाई बना, देन ट्रांसफर्ड प्लाज्मिड टू द ई कोलाई। अब हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम न्यूक्लियस भी बोलते हैं। तो टाइप ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस दो तरह के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। जो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं ये DNA को कट करते हैं एंड से, लेकिन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं ये एक स्पेसिफिक फैशन, यानी कि जहाँ पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है वहाँ से ही DNA को कट करते हैं और ये स्टिकी एंड्स भी छोड़ते हैं। तो पहला रिकॉम्बिनेंट जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो HIND2 है। इसको 5 साल बाद कैरेक्टराइज किया गया था, इसलिए इसके नाम में 2 है, बाकी ये सबसे पहले मिला था। और इसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो है GAATTC। आज के टाइम पे 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स नोन हैं, जिसमें से 230 स्ट्रेन्स बैक्टीरिया के हैं।
ठीक है। अब हम बात करें अगर किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की नेमिंग की, तो उसका नेमिंग जो है उसमें पहला पार्ट जीनस यानी कि एस्ट्रेडिया, स्पीसीज कोलाई, आर यानी कि वो इसका स्ट्रेन बता रहा है, आर वाई स्ट्रेन, और वन यानी कि ऑर्डर इन विच इट इज़ आइसोलेटेड, ये रोमन में लिखा होता है। तो ई को R1 लिखा है, ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, पहला जीनस, फिर स्पेसी, फिर स्ट्रेन, और फिर ऑर्डर इन विच इट इज़ आइसोलेटेड। अब अगर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करें तो यहाँ पे कैथोड पे रखेंगे, एनोड की तरफ ये भागेंगे, एगोरोस जेल लेंगे जो कि प्रोवाइड करेगा सीविंग इफेक्ट। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सी वीड से ये एगोरोस जेल आता है। जो स्मॉलर साइज़ के होंगे उनमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा। इन्हें देखने के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेन करेंगे इथेनियम ब्रोमाइड से, और लाइट लेंगे, यहाँ पे यूवी लाइट लेंगे, तो ब्राइट ऑरेंज कलर जो है वो बेंड दिखेंगे वहाँ पे। और एल्यूशन क्या होता है, एल्यूशन मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम द एगोरोस जेल। तो जब एगोरोस जेल से हम डीएनए एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसको हम एल्यूशन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए हमारे पास जो 5 मेन की टूल हैं वो क्या हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करने के लिए, लाइगेज जोड़ने के लिए, वेक्टर ट्रांसफ़र करने के लिए प्लाज्मिड वेक्टर है ना, या कोई और वेक्टर, इसके अलावा होस्ट किसमें करना है वो, और एक पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है। 1963 में 2 एंजाइम हमने देखा कि 2 एंजाइम जो कि रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज को, यानी कि वायरस की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। पहला ऐड कर रहा है मिथाइल ग्रुप टू द डीएनए और दूसरा कट कर रहा है डीएनए। तो जो पहला वाला है वो अपने ही डीएनए को बचाने के लिए, कहीं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपने ही डीएनए को ना काट दे उसके लिए वहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा है, और सामने वाले डीएनए को कट कर रहा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इसीलिए ऐसे एंजाइम को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम दिया गया। अब हम बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। तो क्लोनिंग वेक्टर का एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे रखा है, PBR332। ठीक है। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या है पढ़ते हैं। क्लोनिंग वेक्टर के पास मस्ट होना चाहिए कि वहाँ पे ORI हो। ORI क्यों होगा, क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी कि ये डिसाइड करेगा कॉपी नंबर। इसके पास सिलेक्टेबल मार्कर होने ही होने चाहिए जिससे कि हम ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का अलग कर पाएँ। इसके अलावा यहाँ पे क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, और वेक्टर विद सिंगल रिकॉग्निशन साइट, मतलब एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक ही होनी चाहिए, लेकिन कई सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए यहाँ पे साइट होनी चाहिए और एक के लिए एक होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हैं, जैसे कि एम्पिसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफेनिकॉल, ये जनरली, और कैनामाइसिन, ये जनरली यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम क्लोनिंग वेक्टर के बारे में बात करें तो क्लोनिंग वेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, आपके प्लाज्मिड हो सकते हैं, बैक्टीरियोफेज हो सकता है। प्लाज्मिड 1 से 2 भी हो सकता है, किसी में 15 से 100 भी हो सकते हैं, और बैक्टीरियोफेज का तो बहुत ही ज़्यादा हाई कॉपी नंबर होता है बैक्टीरिया के अंदर। क्लोनिंग वेक्टर के बारे में मैंने लिखा है कि इनके पास शुड हैव रेप्लिकेशन साइट फॉर मैनी एंजाइम, मतलब बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए यहाँ पे आपकी होनी चाहिए साइट, है ना। लेकिन रेप्लिकेशन जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए क्रोमोसोमल डीएनए से, और शुड हेल्प इजी इन लिंकिंग, और ये बहुत ज़्यादा आसानी से इजी लिंकिंग में हेल्प करना चाहिए ताकि वो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को हम आसानी से पहचान पाएँ, या फिर ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को हम आसानी से पहचान पाएँ। अब हम बात करते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में क्या होगा कि द साइट और जीन वेयर वी एड द फॉरेन डीएनए बिकम इनएक्टिव एंड कांट प्रोड्यूस एंजाइम ऑफ प्रोटीन। इफ वी इंसर्ट द फॉरेन डीएनए on the site which good for the beta galactoside, its beta galactoside production will stop in the presence of chromogenic substance। अगर कोई भी क्रोमोजेनिक सब्सटेंस हम बीटा गैलेक्टोसाइड के साथ यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ब्लू कलर देता है। अब हम इसको आगे देखेंगे कि हमने कैसे पता किया कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट को कैसे अलग किया, रिकॉम्बिनेंट, और जो आपके ट्रांसफॉर्मेंट है उनमें रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को हमने कैसे अलग किया। उससे पहले हम बाकी का यहाँ पे पोर्शन देख लेते हैं इस पेज पे जो लिखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर आपके 2 यहाँ पे हैं, एक तो एगोरोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियम है। इसमें क्या होता है कि ये डाइकोट प्लांट के लिए होता है और यहाँ पे ट्रांसफ़र करता है ये टीडीएनए को। ये प्लांट सेल के लिए होता है, टीआई प्लाज्मिड होता है, इसके पास नॉर्मल सेल को ट्यूमर सेल में कन्वर्ट करता है। और रेट्रोवायरस जो है इसको डिसआर्म करके हम एनिमल सेल के लिए यूज़ करते हैं और ये नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर देता है।
इसके बाद हम बात करते हैं कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसी भी कॉम्पिटेंट होस्ट में डालेंगे कैसे। तो हम होस्ट को हमें कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि डीएनए जो है वो एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, पानी से उसे प्यार है, और हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड की बनी हुई है। तो इसलिए उसे कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है, कुछ तरीके अपनाने पड़ते हैं जिससे कि अंदर जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसे डाइवेलेंट कैटायन यानी कि कैल्शियम आयन के साथ रिएक्ट कराते हैं, ट्रीट कराते हैं, और उसके बाद इंक्यूबेट करते हैं बैक्टीरियल सेल को रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ, आइस पर रख देते हैं। फिर उसके बाद हीट शॉक देते हैं 42 डिग्री सेल्सियस का, और फिर उसके बाद वापस से इंक्यूबेट करते हैं उसको आइस पे। ठीक है, इसके अलावा भी और तरीके हैं, हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उसमें डाल सकते हैं, जैसे कि माइक्रो इंजेक्शन हो गया, या फिर जीन गन हो गया, या फिर बायोलिस्टिक वाला मेथड हो गया। ठीक है, अब हमारे पास एक यहाँ पे प्लाज्मिड दे रखा है जिसका नाम है PBr332। यहाँ पे P का मतलब है प्लाज्मिड, DR मतलब बोलीवर और रेट्रिग्यू। अब ये प्लाज्मिड है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की नेमिंग अलग थी, इसकी अलग है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम है बोलीवर और रेट्रिग्यू, और यहाँ पे 332 जो है वो लैब नंबर है। इसके अलावा हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो ORI है वो आपका क्या करेगा, वो आपका डिसाइड करेगा कॉपी नंबर। जो ROP है वो यहाँ पे प्रोटीन या फिर एंजाइम सिंथेसाइज करेगा जो कि रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी होंगे। अब इसके अलावा यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, यहाँ पे टेट्रा साइक्लिन का रेजिस्टेंस है, और हर जगह हर क्लोनिंग साइट के लिए कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो वहाँ पे जोड़ सकता है, वहाँ उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है। जैसे एम्पिसिलिन के पास PST1 और PVU1 है। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन के पास BAM-H1 और SEL1 है। ROP के पास PVU2 है, और इसके अलावा जो सबसे ऊपर हमारे पास एक साइट है वहाँ पे COR1 R2 नहीं, COR1 CLA1 और HIND3 ये हैं आपके। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने कैसे पता किया रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से कैसे अलग किया, ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से कैसे अलग किया। सबसे पहले हमने कोई नॉर्मल इकोलाई बैक्टीरिया लिया, और नॉर्मल इकोलाई बैक्टीरिया के पास किसी भी तरह का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो हमने क्या किया, एक प्लाज्मिड लिया, उस प्लाज्मिड के पास एम्पिसिलिन का भी रेजिस्टेंस था और टेट्रासाइक्लिन का भी रेजिस्टेंस था। फिर हमने वहाँ पे क्या किया कि हमने एक जीन ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे जोड़ दिए टेट्रासाइक्लिन पे। टेट्रासाइक्लिन पे जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ने के बाद वो टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस खो देगा। अब हमने क्या किया, उसको इकोलाई में डाला। तो कुछ इकोलाई ऐसे थे जहाँ पे किसी भी तरह का प्लाज्मिड गया ही नहीं, कुछ इकोलाई ऐसे थे जिसमें हमने वो जो टेट्रासाइक्लिन जहाँ ऐड हो गया था वो चला गया, और कुछ ऐसे थे जिनमें वैसा का वैसा प्लाज्मिड चला गया, उसमें हम ऐड ही नहीं कर पाए थे। तो इसको सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरह की कैटेगरी आ गई। एक वो जिनमें ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं, उसको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे, उसके पास किसी तरह का रेजिस्टेंस नहीं है। एक वो जिसमें गया लेकिन वो जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला बिना वाला चला गया, तो ऐसे बंदे के पास दोनों तरह के रेजिस्टेंस आ गए। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेंट है पर नॉन रिकॉम्बिनेंट है, और ये सबसे ज़्यादा ताकतवर हो गया, ट्रांसफॉर्मेंट बट नॉन रिकॉम्बिनेंट। इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, रिकॉम्बिनेंट नहीं हुआ, इसके पास दोनों तरह का रेजिस्टेंस आ गया, आप इसे किसी से भी नहीं मार सकते हो। और जो आपका ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट है, इसके पास टेट्रासाइक्लिन का तो है, लेकिन सॉरी एम्पिसिलिन का तो रेजिस्टेंस है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जीरो ऑफ इंटरेस्ट है। तो हमने ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से कैसे अलग करना है, हम एम्पिसिलिन ले लेंगे तो आपका जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वो मर जाएगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेंट नहीं मरेगा, क्योंकि दोनों के पास ट्रांसफॉर्मेंट में एम्पिसिलिन का तो है ही। और जब नॉन रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट का करना होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेट्रासाइक्लिन यूज़ करेंगे। टेट्रासाइक्लिन में क्या होगा, आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला तो बच जाएगा, और जो रिकॉम्बिनेंट वाला था वो चला जाएगा। लेकिन दिस इज़ अ कम्बरसम प्रोसेस, ये बहुत टाइम लेने वाली प्रोसेस है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने एक और यहाँ पे प्लाज्मिड का यूज़ किया है जिसका नाम है PUC8। तो यहाँ पे क्या होता है, एक एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस होता है और एक यहाँ पे LAC-Z होता है। तो LAC-Z नाम का जो जीन होता है वो आपका प्रोड्यूस करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और अगर आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा देते हो तो यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। अब अगर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को तो आप एम्पिसिलिन से ही डिसाइड कर सकते हो, लेकिन अगर आपको रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट चाहिए तो आप एक काम करोगे, यहाँ पे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का यूज़ करोगे। जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है ना ट्रांसफॉर्मेंट में, वो शक्तिशाली है, उसके पास क्या होगा, बीटा गैलेक्टोसाइड बनना होगा, तो वो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर दे देगा, लेकिन रिकॉम्बिनेंट वाला ब्लू कलर दे ही नहीं पाएगा। तो बस यही है कि यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेंट है वो आपका वाइट कलर का होगा, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो आपका ब्लू कलर का होगा। तो ऐसे हम इसको पहचान सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब हमारे पास अगला जो मेथड है वो डीएनए को इंसर्ट करने का, वो है माइक्रो इंजेक्शन। तो यहाँ पे क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल। और बायोलिस्टिक या फिर जीन गन मेथड में क्या होगा, प्लांट सेल के लिए यूज़ करते हैं और माइक्रो इंजेक्शन एनिमल सेल के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड टंगस्टन, इनको कोट किया जाएगा, इनके ऊपर रिकॉम्बिनेंट डीएनए चढ़ाया जाएगा और बोम्बार्ड किया जाएगा विद हाई वेलोसिटी ऑन द प्लांट सेल के ऊपर। अब हम बात करते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए के बारे में। ठीक है, तो डीएनए का आइसोलेशन कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, सेल वॉल को ब्रेक करते हैं। अगर बैक्टीरिया की है तो लाइसोजाइम से, प्लांट की है तो सेलुलोज से, और फंजाई है तो काइटिनेज से। फिर इसके बाद रिमूव कैसे करते हैं, आरएनए को रिमूव करेंगे आरएनए से, प्रोटीन को यूज़ करेंगे प्रोटीएज से। फिर उसके बाद इसमें चिल्ड एथेनॉल डालेंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएगा प्योरीफाइड डीएनए, और उसके बाद जब इसको सेपरेट आउट करेंगे तो उस प्रोसेस को बोलेंगे स्पूलिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं पीसीआर के बारे में, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहला स्टेप होता है यहाँ पे डीनेचुरेशन। तो यहाँ पे 94 डिग्री सेल्सियस की हम हीट देते हैं, दोनों स्टैंड अलग हो जाते हैं। फिर एनिलिंग की बात आती है, तो एनिलिंग में क्या करते हैं, हम यहाँ पे प्राइमर लगाते हैं। स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज ओलिगोसैकेराइड होते हैं, और यहाँ पे जो हम एंजाइम यूज़ करते हैं उसका नाम है टैक पॉलीमरेज। ये थर्मस एक्वाटेकस नाम के बैक्टीरिया से आया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल रहता है। ये डीएनए पॉलीमरेज है। तो यहाँ पे हम एनिलीन करेंगे, और थर्ड वाला स्टेप है 72 डिग्री सेल्सियस पे, इसमें हम एक्सटेंशन करेंगे, यानी कि नई जो पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से नए स्ट्रैंड को भी हम ग्रो कराएंगे। और 30 साइकिल के बाद यहाँ पे 1 बिलियन टाइम्स एम्पलीफिकेशन हो चुका होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसेस के बारे में। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसेस हमने पढ़ा था कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं। पहली आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग आती है, और दूसरी आपकी कौन सी आती है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग आती है ना। हमने यहाँ पे पढ़ा था, दूसरी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग आती है। और ये बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग नहीं है, दीज आर डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में क्या होता है कि हम प्रोडक्ट को रेडी करते हैं मार्केट में सोल्ड आउट करने के लिए। हमने एक्चुअली क्या किया है, इससे पहले हमने बायो रिएक्टर्स का यूज़ करके हमने प्रोडक्ट को बना लिया। अब इसके बाद मेन प्रोसेस होगी कि उसमें सेपरेशन करना पड़ेगा, उसको प्योरीफिकेशन करना पड़ेगा, और इसके अलावा उसमें प्रिजर्वेटिव भी ऐड कर सकते हैं, क्लिनिकल ट्रायल करेंगे अगर वो ड्रग है, और क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बायो रिएक्टर्स के बारे में। तो बायो रिएक्टर्स क्या होते हैं, 100 से 1000 लीटर के एक कल्चर होते हैं, इनमें प्रोसेसिंग की जाती है, और ये मोस्ट कॉमन इसमें स्ट्रे टाइप का होता है। ये एक्चुअल में वेसल है जिनमें से रॉ मटेरियल यूज आर कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोटीन यूजिंग माइक्रोबियल एनिमल या प्लांट सेल। तुम किसी भी तरह का सेल यूज़ करके रॉ मटेरियल को पार्टिकुलर प्रोटीन में कन्वर्ट करते हो, और इसको हम बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे हमें ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए हम कंट्रोल करना चाहते हैं यहाँ पे पीएच, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, विटामिन या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्ट सब्सट्रेट। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्रीगेटर सिस्टम होता है जो मिक्स करता रहता है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है, फोम कंट्रोल सिस्टम होता है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है, पीएच कंट्रोल सिस्टम भी होता है, और यहाँ पे हमें एक सैम्पलिंग पोर्ट होता है जिससे हम टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं। इफ़ एनी प्रोटीन इंक्लूडिंग जीन इज एक्सप्रेस इन ए हेट्रोलोगस होस्ट, अगर कोई भी ऐसा प्रोटीन जो कि हेट्रोलोगस होस्ट में एक्सप्रेस हो रहा है तो इसको हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलते हैं। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ लिखनी है कि जो कल्चर है ये यूज़ हो सकता है फॉर, ये जो आपने वेसल में रॉ मटेरियल लिया उससे प्रोटीन बनाया बायो रिएक्टर्स में, इसमें लिखा है कि कल्चर में बी यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग डिजायर्ड प्रोटीन एंड देन प्योरीफाई इट बाय यूजिंग डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स। तो इसको हमने डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक से फिर इसको हमें सेपरेटर टेक्निक यूज़ करके इसको प्योरीफाई करना है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में आती हैं। इसमें हम प्रोडक्ट को रेडी करते हैं ताकि वो मार्केट में सोल्ड आउट हो सके। तो यहाँ पे अब हमारा बायोटेक्नोलॉजी का अगला चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट एप्लीकेशन। तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट एप्लीकेशन के बारे में अब हमें इस चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी तो हम समझ चुके हैं, लेकिन अब हमें देखना है कि इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है। तो इसकी एप्लीकेशन मेनली हम जानते हैं कि थेरापेटिक्स में हो सकती है, डायग्नोस्टिक में हो सकती है, या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना सकते हैं हम एग्रीकल्चर के लिए, या फिर बायो रेमेडिएशन, या फिर वेस्ट ट्रीटमेंट, या फिर एनर्जी प्रोडक्शन, इन सब में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो इनका क्या क्या यूज़फुल है, इनका अगर हम यूज़ देखें तो ये हमारी मोर टॉलरेंट है एबायोटिक स्ट्रेस के लिए। ये इन्होंने हमारा केमिकल पेस्टिसाइड पे रिलायंस बहुत कम कर दिया है, इनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है मिनरल यूजेस की, पोस्ट हार्वेस्टेज लॉसेस बहुत कम है, और ये इन्हेंस कर रखी है इन्होंने बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू, जैसे कि गोल्डन राइस जो कि विटामिन ए में कितने ज़्यादा रिच है।
अब अगर हम क्रिटिकल रिसर्च के एरिया की बात करें यहाँ पे, तो हमें हमें कौन सा बेस्ट कैटलिस्ट होगा वहाँ पे हम रिसर्च कर सकते हैं वो प्रोवाइड कराने के लिए। इसके अलावा क्रिएटिंग ऑप्टिमम कंडीशन फॉर कैटलिस्ट, उस कैटलिस्ट के लिए ऑप्टिमम कंडीशंस क्या होंगी, वहाँ पे भी हम क्रिटिकल रिसर्च एरिया है ये भी एक। और इसके अलावा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग मेथड्स, जो अभी हम थोड़ी देर पढ़ के आए हैं कि वहाँ पे हम कैसे इसको और अच्छे से रेडी कर सकते हैं मार्केट में सोल्ड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे क्रिटिकल जो है रिसर्च के एरिया हैं। अगर हम बीटी कॉटन के बारे में बात करें, बीटी कॉटन मतलब बेसिलस thuringiensis। अब ये बीटी कॉटन हमने क्यों बनाई, क्योंकि यहाँ पे कई सारे क्या है, लेपिडोप्टेरन, कोलियोप्टेरन, डायप्टेरन, ये इंसेक्ट हैं। ये क्या कर रहे हैं कि हमारी जो क्रॉप है उसको ख़राब कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक टॉक्सिन का यूज़ किया, बीटी टॉक्सिन, जो कि इंसेक्ट के पेट में जाएगा, उनके अल्कलाइन गट में जाके एक्टिवेट हो जाएगा और उनके गट को जो है टीयर कर देगा और उन्हें मार देगा। तो ऐसे करके हमारी क्रॉप जो है वो बच जाएगी और ये नेचुरली हमारे प्लांट रिलीज़ करें, इसीलिए हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया है इन लोगों को। तो हमने क्या किया है, बीटी टॉक्सिन जो होता है वो एक्टिवेट होता है बाय द एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट ऑफ द इंटेस्टाइन। ठीक है, गट से होता है, स्टमक से नहीं, गट से होता है। ये इन्हें किल कर सकता है। किसको किल कर सकता है, लेपिडोप्टेरेंस यानी कि टबैको वुडवर्म और आर्मी वुडवर्म, कोलियोप्टेरेंस यानी कि बीटल्स, और डायप्टेरेंस यानी कि फ्लाइज और मस्कीटो। इसके अलावा हम अब होता क्या है, इनके पास क्राई जीन होता है। अब हमें याद रखना है कि कौन सा जीन किसके पास होता है। तो कॉर्न बोरर के पास होता है क्राई 1AB और कॉटन बॉलवर्म के पास होता है क्राई 1AC और क्राई 2AB। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजन, बीटी राइस, बीटी टमाटो, बीटी पोटैटो, बीटी सोयाबीन, इतनी तरह की हमने बहुत सारी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं क्रॉप्स हमने बना दी हैं। अब हम बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मेलेडोंगाइन इनकॉग्निशिया के बारे में, तो ये एक तरह का नेमाटोड है जो कि इन्फेक्ट करता है रूट ऑफ टबैको को, और यहाँ पे क्या करता है कि बहुत ज़्यादा रिडक्शन करता है इसकी यील्ड में। तो इसको स्टॉप करने के लिए हमने एक प्रोसेस यूज़ करी जिसका नाम है आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस जो है वो नेचुरली एक डिफेंस का मैकेनिज्म है इन ऑल यूकैरियोट्स। साइलेंसिंग कर देते हैं यहाँ पे हम एमआरएनए की बाई कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए आरएनए डबल स्टैंडर्ड आरएनए की मदद से, भाई कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आने की, यानी आरएनए बना उसको डबल स्टैंडर्ड कर दिया। अब वो आगे वर्क ही नहीं कर पाएगा, आगे वो ट्रांसलेट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे सोर्सेज क्या हैं। यहाँ पे सोर्सेज हैं हमारे पास या तो वायरल इन्फेक्शन या फिर ट्रांसपोजोन्स। ट्रांसपोजोन्स का मतलब होता है मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। अब हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन्स के बारे में। तो 30 मेडिसिन पूरे वर्ल्ड वाइड अप्रूव हैं, जिसमें से 12 इंडिया में मार्केटेड है। अब अगर हम बात करें कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन कैसे बनाई, तो एक कंपनी है ई लिली कंपनी, जो कि अमेरिकन कंपनी है। 1983 में इसने इकोलाई का यूज़ करके 2 चेन बनाई, एक ए चेन और एक बी चेन, और उन्हें सेपरेटली बनाया और उनको बॉन्ड सल्फर डाइसल्फाइड के बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। क्योंकि प्रो इंसुलिन जो होती है उसमें एक सी चेन भी होती है जो कि उसे इनएक्टिवेट करती है। तो नेचुरली हमारी बॉडी में उसे हटाया जाता है, प्रो इंसुलिन को इंसुलिन में कन्वर्ट किया जाता है। तो जो मेन इंसुलिन है उसको हमने ऐसे अलग अलग करके बनाया। अब हम बात करते हैं कि आरएनए इंटरफेरेंस जो होता है, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेशियम बैक्टर यूज़ करते हैं, जो कि नेमाटोड स्पेसिफिक जीन है इसके पास। इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट प्लांट में, जो कि प्रोड्यूस करता है बोथ सेंस और एंटी सेंस आरएनए इन होस्ट सेल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। अब हम बात करते हैं कि जीन थेरेपी में ये कैसे यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमने क्योर किया जेनेटिकली और हेरिडिटरी डिसीज़ को। यहाँ पे पहली जीन थेरेपी जो हुई वो 1990 में हुई। एक 4 साल की बच्ची जिसे एडिनोसाइन डीएमिनेज नाम की डेफिशिएंसी है। और ये क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे एक जीन है जो कि एडीए के लिए कोड करता है, वो डिलीट हो रखा है। तो इसको क्योर करने के लिए हमारे पास तरीके तो बहुत हैं, लेकिन कोई भी तरीका परमानेंट तरीका नहीं है, एक्सेप्ट कि हमने उसकी बोन मैरो में से जीन आइसोलेट किया और उसको एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही इंसर्ट कर दिया मॉडिफाई करके। सिर्फ यही एक परमानेंट क्योर है। इसके अलावा जो क्योर है कि हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर लें या फिर एंजाइन रिप्लेसमेंट थेरेपी कर लें, तो ये कोई परमानेंट क्योर नहीं है। इसके अलावा तीसरा क्योर जीन थेरेपी भी परमानेंट क्योर नहीं है। जीन थेरेपी में क्या है कि हम लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट वाली लिम्फोसाइट अगर हम लें ब्लड में से पेशेंट के और उसको बाहर आउटसाइड कल्चर में ग्लू कराएं, फंक्शनल एडीएनए सीडीएनए उसमें इंट्रोड्यूस कराएं लिम्फोसाइट में, और फिर वापस पेशेंट को दे दें। अब इसका ड्रॉबैक क्या है कि लिम्फोसाइट तो इमोर्टल थोड़ी ना होती हैं, तो यहाँ पे हमें पेशेंट को बार बार रेगुलरली उन लिम्फोसाइट्स की ज़रूरत पड़ती रहेगी।
अब हम बात करते हैं मोलिकुलर डायग्नोस में कैसे ये यूज़ होती है बायोटेक्नोलॉजी। तो हमारे पास कन्वेंशनल मेथड थे कि हम यूरिन एनालिसिस कर सकते थे, सीरम एनालिसिस कर सकते थे, तो ये अर्ली डिटेक्शन यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन अब मॉडर्न में क्या कर सकते हैं हम पीसीआर कर सकते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम डिटेक्ट कर सकते हैं बहुत लो कंसनट्रेशन भी अगर पैथोजन की है हमारे ब्लड में, तो वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा आसानी से पता कर सकते हैं कि ये हमें बीमारी होने वाली है, इसके सिम्टम्स आने वाले हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे HIV हो गई, कैंसर हो गया, कोविड हो गया, इसकी हम पता कर सकते हैं पीसीआर से। इसके अलावा एलिसा जो है वो आपका एड्स को डिटेक्ट करने के लिए, यानी कि HIV के लिए ही एलिसा भी है, और यहाँ पे बेस्ड है किस पे, ये एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। और एलिसा जो है ये भी आपका मॉडर्न मेथड में आता है। अब हम बात करते हैं बायोपायरेसी के बारे में। तो बायोपायरेसी में होता क्या है कि यूज़ ऑफ बायो रिसोर्स बाय द मल्टीनेशनल कंपनी विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्री और द पीपल कंसर्न टू इट और विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट। अब यहाँ पे राइस के बारे में बात करते हैं कि राइस की हमारे पास 2 लाख वेराइटी इंडिया में और बासमती की 27। अब एक कंपनी है 1997 में, एक अमेरिकन कंपनी है, इसने क्या किया कि बासमती को क्रॉस कराया एक सेमी ड्रॉप वेराइटी से और बोला कि ये हमारी नई वेराइटी बन गई, और इसका पेटेंट उन्होंने करा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास एक GEAC यानी कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी आती है, और सेकंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल, अगर सेकंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल के बारे में बात करें तो ये डील करता है बायोपायरेसी और पेटेंट केसेस को लेके ही। और GEAC की फुल फॉर्म क्या है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। अब यहाँ पे हमारे जेनेटिकल इंजीनियरिंग में हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो कि है ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स में एनिमल्स जिनका जिनका DNA मैनिपुलेटेड है, तो 95% इनमें माइस हैं। अब इनकी हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम फिजियोलॉजी को स्टडी कर पाएँ, हम डेवलपमेंट को हम उनको स्टडी कर पाएँ आफ्टर जीन मॉडिफिकेशन। यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है कि हम स्टडी करना चाह रहे हैं डिसीज़ को, हम इन्हें मॉडल की तरह यूज़ कर रहे हैं। ये मॉडल एग्जिस्ट भी करते हैं, कैंसर के एग्जिस्ट करते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस के, एल्जाइमर्स के और रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ऐसी बीमारी ये कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एल्जाइमर्स और रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इनके मॉडल एग्जिस्ट करते हैं। इन पर स्टडी चल रही है ताकि ये बीमारी की स्टडी करें कैसे ये वर्क करती है और इसको हटाया जा सके। अब हम इसके अलावा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, हम ट्रांसजेनिक एनिमल से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। हम उनकी फिजियोलॉजी स्टडी करी, हमने डिसीज से स्टडी करी। अब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जैसे कि अल्फा-1 एंट्रोट्रिप्सिन, ये दवाई है जो कि एम्फीसीमा को क्योर कर सकती है। इसके अलावा सिमिलर अटेम्प्ट जो हैं वो फिनाइलकीटोनुरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए भी बनाए गए हैं। ठीक है, लेकिन अल्फा-1 ट्रिप्सिन जो है वो एम्फीसीमा के लिए है। इसके अलावा पहली ट्रांसजेनिक काउ 1997 में बनी थी, इसका नाम है रोजी। इसका जो दूध है वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच है, 2.4 ग्राम पर लीटर। इसके पास अल्फ़ा लैक्टोबैमिन है और जो कि बेबीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। अब इसके अलावा हम ट्रांसजेनिक एनिमल को टेस्ट कर सकते हैं वैक्सीनेशन सेफ्टी भी, हमने जो वैक्सीन बनाई है वो कितनी सेफ़ है कितनी नहीं। तो यहाँ पर ट्रांसजेनिक माइस जो है वो यूज़ करे जाते हैं पोलियो वैक्सीन वगैरह की सेफ्टी के लिए। और इसके अलावा हम इन्हें मंकी से भी रिप्लेस कर सकते हैं, हम मंकी को भी यूज़ कर सकते हैं वैक्सीन की सेफ्टी के लिए। और केमिकल सेफ्टी के लिए भी हम इन्हें टेस्ट कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस कितना टॉक्सिक है और कोई भी ड्रग कितनी टॉक्सिक है, वो किस तरह से वर्क करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन वाला पोर्शन भी यहाँ पे ख़त्म होता है।